हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का व्हाट वी हैव डिस्कस। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, वो एनसीईआरटी में जो व्हाट वी हैव डिस्कस जो लास्ट में दिया रहता है कि हमने अभी तक कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या पढ़ा है, वो हम लोग देखेंगे जो वहां पे दिया हुआ है। सारी चीजें लाइन बाय लाइन सब कुछ समझेंगे, तो टेंशन मत लो। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करें तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो बच्चों, हर एक चीज बताएंगे। व्हाट वी हैव डिस्कस में सबसे पहला पॉइंट दिया है डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने व्हाट वी हैव डिस्कस करने से पहले बहुत सारी चीजें करी। सारा का सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन समझा, पेज बाय पेज समझा, टॉपिक बाय टॉपिक समझा, एग्जांपल बाय एग्जांपल समझा, ट्राई दीज भी किया हम लोगों ने, एक्सरसाइज भी किया, सारी चीजें की। बट सबसे मेन चीज थी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, परसेंटेज क्या होता है, लॉस प्रॉफिट क्या होता है, इन सब की फीलिंग बताना। इसलिए हमने सारी वीडियो एक बाय एक करके आपको बताई है। तो अगर आपको नहीं पता है तो उसको जरूर देखना बच्चों, क्योंकि वो सिर्फ आप ही के लिए बनी है। क्योंकि सिर्फ आप ही देखोगे और कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आपको जरूरत है एग्जाम में मार्क्स किसको लाने, आपको लाने। ठीक है, समझ में आएगा? ठीक है, समझना किसको है, आपको, क्योंकि और लोग समझ के बैठे हैं। ठीक है, 10-10, 2-2, 3-3, 4-4 कोचिंग करके बैठे हैं, तो उनकी तो बात अलग है। बट अगर आपको खुद समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, तो आप उस वीडियोस को जरूर देखना, उससे आपकी मदद ही होगी। बट कोई बात नहीं, अगर आपको आता है तो आप सीधा यहां पे शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों आते हैं यहां पे। डिस्काउंट यहां पे कहा है, डिस्काउंट क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं एक छोटी सी चीज से, मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूं कि अगर आप मार्केट में गए और मार्केट में आप कोई पैकेट का चिप्स उठा लिया, मान लेते हैं उठा लिया आपने, मान लेते हैं, ठीक है, या फिर आपने शर्ट उठा ली बहुत अच्छी, या शूज उठा लिया आपने, ठीक है, मार्केट में गए और देखना शुरू किए। तो आपने जब आपने उस प्रोडक्ट को देखा और उस प्रोडक्ट पे देखा कि उस पे कुछ लिखा हुआ है, मार्क प्राइस लिखी हुई है, उस प्रोडक्ट पे लिखी हुई है मार्क प्राइस, जिसे एमआरपी कहते हैं। मान लेते हैं यही जो एमआरपी है ना, अगर ये 100 उस पे लिखी हुई है, 100 एमआरपी लिखी हुई है, उस पे क्या है, एमआरपी लिखा हुआ है। बट ये जो शूज दुकानदार वाला जो है, वो शूज आपको कितने में दे रहा है, मान लेते हैं 100 है, यो आपको सेल कर रहा है, मतलब एसपी जो है वो सेल कर रहा है आपको कितने में, 100 में कर रहा है सेल। कितने में, 100 में नहीं, 80 में कर रहा है सेल। कितने में कर रहा है, 80 में कर रहा है। मार्क प्राइस 100 लिखी हुई है, बट बेच कितने में रहा है, 80 में बेच रहा है। तो तब उसने आपको क्या दिया है, आपको दे रहा है 80 में, लिखा है 100। तो आपको कोई, अरे भाई साहब कहीं ये तो मुझे यार, मतलब ये तो आदमी दिमाग से हटा लग रहा है कि मतलब लिखा है 100 रुपए और दे रहा है मुझे 80 रुपए, मतलब भाई साहब, मतलब इसको कैलकुलेशन नहीं आती है मेरी तरह, ठीक है, इसे मैथ वैथ नहीं आती। ऐसा नहीं है बच्चों, उसने क्या किया है, आपको कुछ डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। अब याद रखना, जब भी आपको कहीं पे भी डिस्काउंट मिलता है तो उसकी एक्चुअल एमआरपी से आपको कम पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, आपको फायदा होता है, ऐसे कह सकते हैं, आपको फायदा होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट मिल रहा है तो मतलब आपका मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस क्या होगी, एमआरपी क्या होगी, कुछ घट जाएगी। और याद रखना, हमेशा जो डिस्काउंट होता है, क्या होता है, डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। किस पे मिलता है, एमआरपी पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसी 100 पे डिस्काउंट मिला तो ये आ गया। अगर मैं आपसे पूछता बच्चों ये बताओ कि डिस्काउंट मिला कितना है, डिस्काउंट मिला कितना है, तो यहां पे देखो 100 था, 100 में से 80 माइनस कर देते हैं। 100 क्या है, एमआरपी है, एमआरपी है, जिसमें से मैंने एसपी माइनस किया, तब हमको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो 20 क्या है, डिस्काउंट। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि डिस्काउंट कुछ और नहीं, इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस। क्या होता है, ये जो घट रहा होता है, यही घटना जो होता है, जो घटाया जाता है मार्क प्राइस से, वही होता है डिस्काउंट। तो वही चीज मैंने बताया, एमआरपी में से अगर हम कुछ घटा देते हैं, कुछ क्या है, जिस प्राइस पे सेलिंग प्राइस, अगर जो जिस प्राइस पे हम लोग बेच रहे हैं उसको हम लोग घटा दें, तो वो क्या हो जाती है, वो हमें मिल जाता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20। तो कितना घटाया है मैंने, घटाया है 20, मतलब क्या है, रिडक्शन किया है ना। तो रिडक्शन कितना क्या है एमआरपी पे, 20 का, तो वही हमारा क्या होगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का वही फॉर्मूला हो गया, मार्क प्राइस, हाँ कि ना,
माइनस सेल प्राइस मतलब एसपी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं अब आपको आ गया होगा कि डिस्काउंट मतलब डी कैसे निकालते हैं, एमआरपी माइनस एसपी, एसपी मतलब सेल प्राइस। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आते हैं, कह रहा है डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा यहां पे क्या कि डिस्काउंट दिया रहेगा तो हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, बस इतना हम लोगों ने पढ़ा। बट प्यारे बच्चों आपको ये पता है क्या पता है कि अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग को क्या डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, डिस्काउंट परसेंटेज मतलब अगर मैं मान लूं ये 100 लिखा है, कह रहा है कि ये कोई प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, इस पे मैं क्या करूंगा 10% का डिस्काउंट दूंगा, इस पे क्या करूंगा 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये हमें सिर्फ परसेंट में पता है कि ये 10% में ले रहा है, ठीक है। ये कोई आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, गए आप किसी मॉल में घुस गए, अब आपने देखा यहाँ पे बैट है, बैट कह रहा है बैट की जो बैट पे मान लेते हैं ये बैट है, ठीक है, आपका बहुत अच्छा सा बैट है, ये मान लेते हैं ये कुछ बड़ा सा बैट है, ठीक है। अब ये बैट आपको 100 रुपए में मिल रहा है, मतलब इस पे जो लिखा हुआ है 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पे कह रहा है दुकानदार कि मैं आपको इस पे 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब आप ये बताओ कि आपको एक्चुअली डिस्काउंट कितना मिल रहा है। अगर आप ये बता दोगे तो आप सीधा सीधा डिस्काउंट निकाल लोगे। तो ये कैसे निकालोगे आप, देखो अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर का 10% निकालना है ना, तो कैसे करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता, आपको लिखना रहता है 10% जो परसेंट दिया है ऑफ 100 का ही निकालना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये लिख दो 10% को कैसे लिखते हो 10 अपॉन परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 इंटू ये 100, ऑफ का मतलब इंटू 100। जब ये करोगे तो ये 100 गया, ये 100 मतलब 10, ये जो 10 आ रहा है 10% ऑफ 100 आ रहा है, ये क्या है डिस्काउंट है, ये क्या है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना मिल गया प्यारे बच्चों 10। तो परसेंटेज में अगर हमें दिया है डिस्काउंट कितना था 10%। तो 10% किसका, अगर कोई नंबर दिया है किसी आइटम का, आपको परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है, तो आप क्या कर सकते हो डिस्काउंट निकाल सकते हो। क्या लिखोगे डिस्काउंट परसेंटेज इंटू 100 कर दोगे। तो आपको जो सॉल्व करोगे ना, इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो हम लोग का आंसर जो आएगा ना डिस्काउंट इंटू अपना आइटम का प्राइस कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां हमारा क्या आ रहा है डिस्काउंट कितना आ रहा है 10 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 100 की जगह अब आपको कितना पे करना पड़ेगा 90 रुपीज, इसमें से माइनस कर दोगे 10, तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा 90। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कभी भी डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो आप डिस्काउंट कैसे निकालोगे। तो यही चीज क्या कह रहा था, देखो ना, देखो डिस्काउंट दिया, कह रहा है कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज, जैसे कि हमें 5% दिया है तो 5% हमारा डिस्काउंट हो गया, वो हमेशा किस पे लगेगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या थी 100 थी ना, तो वही चीज तो हुआ, ये क्या है हमारा डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा अपना डिस्काउंट परसेंटेज, हाँ कि ना। और ये क्या है एमआरपी तो थी, डिस्काउंट परसेंट किसका निकाल रहे हैं ऑफ एमआरपी, हाँ कि ना। एमआरपी क्या बैट की तो थी, तो यही चीज तो लिखा गया ना जो मैंने वहां पे लिखा, आ गया डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमआरपी। हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे निकलता है, ये चीज मैंने यहां पे भी बताई थी। तो ये भी हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज में दिया है डिस्काउंट तो हम लोग वैल्यू में निकाल सकते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 पे। ये क्या कह रहे हैं इसको समझो, ये बहुत ही अच्छी चीज है। जब आप प्रॉफिट लॉस आप पढ़ोगे ना, हम तो पढ़ा चुके हैं आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लो, क्योंकि वो एग्जाम में आया ना तो भाई साहब बवाल हो जाएगा, कर नहीं पाओगे अगर नहीं पढ़ा है तो यहां पे कह क्या रहा है, यहां पे बहुत ही अच्छी चीज कही है, क्या है कि जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस, सुनो, एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग करने के बाद, आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। मान लेते हैं आपको सीपीएसपी पता है क्या होता है, देखो सीपी और एसपी क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। अगर आप कोई प्रोडक्ट जिस दाम में खरीद के लाते हो, मान लेते ये पेन है, आप गए शॉप पे और जिस मान लेते 10 रुपए का खरीद के लाए, मतलब जिस दाम पे आप कोई प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो वो होता है सीपी। मान लेते हैं आपने यही पेन 100 रुपए में खरीदी, मान लेते हैं 100 रुपए में, अब आप इसे बेच रहे हो, इसे अब आप खुद बेच रहे हो, तो आपके लिए इस पेन की जो आप बेच रहे हो ना वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो मान लेते हैं आपने इसे 120 रुपए में बेच दिया, हाँ कि ना। सीपी क्या होती है, जिस दाम में आप खरीद के लाए हो किसी आइटम को, और एसपी मतलब जिस दाम पे आप बेच रहे हो उस आइटम को। तो ये सेलिंग प्राइस क्या होगी 120, जिस दाम पे आप खरीद के लाए थे वो 100। बट ये लाइन कुछ ये नहीं बता रही है, कह क्या रही है
कि एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल। मान लेते हैं ये आपने खरीदा पेन, और खरीदने के बाद क्या हुआ, आपने 100 रुपए में खरीदा इसको, कह रहा है एडिशनल एक्सपेंस, मतलब इसको खरीदने के बाद क्या हुआ, ये पेन क्या हुआ, कुछ इसमें डिफेक्ट आ रही थी, तो आपने क्या किया, 5 रुपए, मतलब मान लेते हैं कैप इसकी गायब हो गई, 2 दिन बाद यूज किया आपने, कैप गायब हो गई, तो अब इस कैप को आपने क्या करे, खरीदे, आप गए कैप खरीद लिया 5 रुपए में, ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 रुपए की कैप खरीद ली, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपने जो ऐड किया इस कैप में एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड किया, ठीक है, तो कितना ऐड हो गया, 105 रुपए हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है। तो कह क्या रहा है कि एडिशनल एक्सपेंस, अगर आप कोई चीज खरीद के लाते हो और अगर आप उसे बेचने जा रहे हो, अगर आप उसे बेच रहे हो, तो क्या होता है, जैसे कि मैं इसे 100 रुपए में खरीद के लाया और इस पे मैं क्या कर रहा हूं, कुछ और एडिशनल एक्सपेंस लगा रहा हूं, जैसे बेचने से पहले, अभी मैं बेचा नहीं हूं, बेचने से पहले जैसे कि मैं इसे कहीं से कहीं लेके जा रहा हूं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी इस पे। बट यहां पे मान लेता हूं कि मैंने क्या किया कि 5 रुपए की कैप मेरे से खो गई थी, तो 5 रुपए की और मैंने कैप इसकी लगवा दी, ठीक है। तो ये जो एडिशनल एक्सपेंस बेचने से पहले, अभी मैंने किसी को बेचा नहीं, बेचने से पहले जो भी इस पे खर्चा करते हो, कोई भी आइटम है उस पे खर्चा करते हो, मतलब एडिशनल एक्सपेंस जो भी करते हो, मेड आफ्टर बाइंग, खरीदने के बाद, ठीक है, एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई भी आइटम है, आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो, एक्स्ट्रा खर्च करोगे इस पेन पे इसे बेचने से पहले, वो सारी की सारी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी। तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सीधे सीधे एडिशनल एक्सपेंस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो अगर 100 की आई है तो आपने इसको अच्छा बनाने के लिए, सही बनाने के लिए 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए जो भी खर्च किया होगा इस पे, वो हमारा कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, वही फाइनल हमारा सीपी होगा। तो वही कह रहा है कि एडिशनल एक्सपेंस अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बाई करने के बाद कोई प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा, वो इंक्लूड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, आर नोन एज। इसी तरीके के जो खर्चे होते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको ओवरहेडेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ओवरहेडेड मतलब क्या, जो हमने रियल में जो सीपी के खरीदा है उस पे एक्स्ट्रा, उस पे खर्च करना। तो ये मुझे समझ में आ गया कि आपको लगता है कि आ गया होगा कि एडिशनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ओवरहेडेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सारे के सारे कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे सीपी देखो क्या हो रहा है, बाइंग, जितने में खरीदा है, अब देखो ये फाइनल सीपी है, ठीक है, असली वाला सीपी, जितने में मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, प्लस ओवरहेडेड एक्सपेंस मान लेते हैं 20 रुपए, मतलब 20 रुपए इसे सही करने में लग गया, 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए इसे सही करने में लग गया, तो कितना हो जाएगा, फाइनल सीपी क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो एक्सपेंसेस भी ऐड करने होते हैं। अभी आप अगर क्वेश्चन पिछली वाले बहुत सारे सॉल्व किए होंगे प्रॉफिट लॉस के, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और एसपी के, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा ओवरहेडेड एक्सपेंसेस या एडिशनल एक्सपेंसेस आ रहा था, वो हम लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दे रहे थे, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, कॉस्ट प्राइस में क्या करना है, इसे ऐड कर देना है, तो ये हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। बाइंग जितने में खरीदा, ओवरहेड चार्ज मतलब जितना आपने एक्सपेंस किया है उस पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब 4 पे आते हैं पॉइंट पे। 4th कहता है कि जो सेल्स टैक्स है, जो सेल टैक्स है, इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम बाय द गवर्नमेंट एंड इज एडेड टू द बिल अमाउंट, ठीक है। सेल टैक्स इज द टैक्स परसेंट ऑफ द बिल अमाउंट। सुनो इसका मतलब समझो, देखो सेल टैक्स का मतलब समझते हो, सेल टैक्स का मतलब समझते हो, देखो जब अगर मैंने इसको खरीदा, इस पेन को खरीदा मैंने, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे कुछ टैक्स लगाती है, मतलब 100 रुपए का खरीदे हो तो इस पे 10%, 18% का टैक्स लगाएगी, मतलब 100 रुपए और बढ़ जाएगा, 100 रुपए 120 बन जाएगा, 118 बन जाएगा, ठीक है। तब और वो 118 जो बनेगा ना, मतलब इसकी जो रियल प्राइस है वो बढ़ जाएगी, 100 का है 118 बन जाएगा, और वो 118 मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेयर हैं हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तभी ये लंबी लंबी सड़कें बनती हैं, तभी बिजलियां आती हैं, तभी बिजली के तार वार होते हैं, ठीक है, तभी हम लोग बस में चल पाते हैं, ट्रेन में चल पाते हैं, एरोप्लेन में चल पाते हैं, सारी चीजें जो फोन वोन आता है, सारे सब हर चीज पे जीएसटी देते हैं हम लोग, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इन्होंने कहा कि जो सेल्स टैक्स होता है, जो चार्ज किया जाता है, सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ये सेल टैक्स हमेशा चार्ज किया जाता है।
एंड इज एडेड टू द बिल अमाउंट। और क्या होता है, जो हमारा अमाउंट आया होता है उसमें ऐड किया जाता है, बिल अमाउंट में ऐड होता है। मतलब क्या होता है कि जब हमारी पर्ची बनती है ना, जब हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो जो एक्चुअल प्राइस होती है वो लिखा रहता है, और फिर बाद में बताया जाता है इस पे कितना टैक्स लगा है। टैक्स लगने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है उसे पे अमाउंट कर लो, मतलब अपने जेब से जो भरते हो उसे पे अमाउंट कर लो, या बिल अमाउंट कह लो। उस बिल अमाउंट में ही टैक्स ऐड रहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये बिल अमाउंट में टैक्स ऐड रहता है। अब कह रहा है कि सेल टैक्स अगर आपको फाइंड करना है, मान लेते हैं कि कोई चीज आपने खरीद, मतलब उसकी रियल प्राइस 100 है, बट इस पे क्या लग रहा है, इस पे गवर्नमेंट ने सेल टैक्स लगा दिया। मतलब अगर आप इसे बेचोगे 100 रुपए का, अगर आप बेचोगे, ठीक है, तो इस पे सेल टैक्स में मान लेता हूं 20% का टैक्स लगाऊंगा, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो 120 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ये जो 120 है ना, ये आपने जेब से भरा है, तो इसे पे अमाउंट कह लो कि मतलब जितना आपने पे किया है, या फिर इसे बिल अमाउंट भी कह लो कि जितना आपका बिल आया है। अब सुनो, जैसे कहते हैं अरे पापा या मम्मी आज जानते हो हमारे टीवी का जो रिचार्ज है उसका जो बिल आया है, बिल आ गया 400 रुपए, बिल आ गया 500 रुपए, बिजली का बिल आ गया 600 रुपए। तो उसमें जो बिल आया होता है उतना आपको पे करना रहता है। ठीक है, तो ये बिल अमाउंट जो होता है उसमें टैक्स पहले से ही ऐड रहता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि कैसे आप सेल टैक्स निकाल सकते हो। क्या करना है, जो आपका अमाउंट पूरा आया है, जो आपका अमाउंट, ये बिल अमाउंट आया है, और जितना टैक्स लग रहा है, जितना टैक्स मान लेते हैं अगर 20% टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20% ऑफ जितना बिल अमाउंट आया है, बिल अमाउंट लिख दो आप। ठीक है, बिल अमाउंट लिख दो। अब बिल अमाउंट में मान लेता हूं अगर 100 है, मतलब जितना आपको जेब से देना है, तो 20/100 इंटू आप 100 कर दोगे तो ये 100 कट गया। मतलब सिर्फ 20 रुपए क्या किया है, 20 रुपए गवर्नमेंट ने रखे हैं अपने पास, 20 रुपए गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया है, सेल टैक्स लगा हुआ है, तो 20 रुपए गवर्नमेंट ने रख लिया। उम्मीद करता हूं आपको आया होगा। एक्चुअल प्राइस आपने कितनी पे की है, 100 रुपए पे किया है। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो 80 रुपए थी, 80 रुपए 100 बन गया। 100 पे आपका यहां पे देख रहे हो ना, पहले से ही नहीं, ये समझो मत, ऐसे मत समझो, बस इतना याद रखो कि जो बिल अमाउंट होता है उसमें टैक्स पहले से ही ऐड रहता है, पहले से ही ऐड रहता है बिल अमाउंट में। तो बिल अमाउंट में 20% टैक्स अगर आप निकालना चाहो, इसका 20% टैक्स तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेल टैक्स क्या होगा, टैक्स परसेंटेज ऑफ सेल टैक्स अगर निकालना है तो टैक्स कितना लग रहा है बिल अमाउंट पे निकालो। तो सेल टैक्स ऑफ बिल अमाउंट जब करोगे तो सेल टैक्स आपको मिल जाएगा कितना आ रहा है, टैक्स लग कितना रहा है, टैक्स लग कितना रहा है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, टैक्स कितना लगेगा उसको आप ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अभी तो पहले तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अब से याद रखो जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब होता है जो प्रोडक्ट होता है, सर्विस मतलब कोई भी सर्विस हम आपको दे रहा हूं, जैसे कि अमेजॉन है, वो आपको क्या रहा है, गुड तो दे ही रहा है, साथ ही साथ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, आपको प्रोडक्ट तो दे रहा है, साथ ही साथ आपके घर पे लाके दे रहा है, हाँ कि ना, सर्विस भी तो प्रोवाइड कर रहा है ना घर पे लाने की, तो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुड्स एंड सर्विस। अगर कोई ये सब, अब हाँ सुनो, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड ये अप्लाई किस पे होती है, क्या, लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। ये जो टैक्स होता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये गुड्स पे भी लगता है, मतलब सामान पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। सर्विस इन द सेंस जैसे कि मेरे घर पे कोई बिजली खराब हो गई, ठीक, तो बिजली खराब हो गई तो कोई व्यक्ति सर्विस देने आता है बिजली सही करने के लिए, तो सर्विस अगर दे रहा है तो जो पैसे लेगा ना वो उस पर भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड कराएगा तब भी उस पर टैक्स लगेगा। तो गुड्स अगर बेच रहा है कोई सामान तो सामान पे लगेगा, सर्विस दे रहा है तो उस पर भी लगेगा, अगर दोनों कर रहा है तो बोथ पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब से क्या याद रखना कि ये हमारा चीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, गुड मतलब कोई सामान, सर्विस मतलब आप गुड नहीं, सामान नहीं दे रहे हो बट कुछ सर्विस दे रहे हो। ठीक है, जैसे टीचिंग क्या होती है, मतलब पढ़ा रहे हो तो आप किसी को कुछ सामान नहीं दे रहे हो बट क्या कर रहे हो, आप उसमें पढ़ा रहे हो, बता रहे हो कि हाँ ये चीजें हैं। बट अगर मैंने आपसे पैसे कभी भी लिए हैं, कभी भी पैसे लिए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पैसे पे क्या लगेगी, जीएसटी लगा देगी। हाँ, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या हुआ, आप पढ़ा रहे हो तो क्या हुआ, बट आप सर्विस दे रहे हो, उसके पैसे थोड़ा ले रहे हो ना, तो उस पर चार्ज हम गवर्नमेंट लेंगे, भले उन्होंने कोई मेहनत ना की हो बट वो लेंगे जरूर। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 5 भी क्लियर हो गया। अब पॉइंट 6 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, यहां पे बहुत अच्छे से इसे रब करेंगे। ठीक है, इसको पूरा रब कर देना हम। ठीक है, चलो
इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये अगर आप समझ जाओगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर्स एंड अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। देखो इनका कहने का मतलब क्या है, देखो ये चीज आप याद रखना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो इतना याद रखना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, देखो जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो यहां पे आप पॉइंट याद रखना कि जो प्रिंसिपल होता है वो हर साल चेंज होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होता है। अभी काफी बच्चों को तो प्रिंसिपल ही नहीं पता होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसके लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देख लो, क्योंकि यहां पे समझाना मुश्किल है, तो ये काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, हर साल अगर फर्स्ट साल में क्या है, फर्स्ट ईयर में कुछ है तो सेकंड ईयर में कुछ होगा, थर्ड ईयर में कुछ होगा, क्योंकि चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल है ना, इस प्रिंसिपल अगर इंक्रीज कर रहा है 5% के रेट से, तो ये जो रेट जिस रेट से बढ़ा है, मान लेते हैं 5% प्रिंसिपल का बढ़ गया, तो जो x बढ़ा है, मान लेते हैं इसका अमाउंट x बढ़ गया, ठीक है। मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल 100 है और ये 10% के रेट से बढ़ रहा है, 10% के रेट से एक साल में बढ़ जाएगा, तो 10% के रेट से बढ़ा तो ये क्या हो जा रहा है, एक साल में क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा, 110 बच जाएगा। अब ये जो अमाउंट आ रहा है एक साल में 10% बढ़ गया 110, अब ये जो अमाउंट आता है ना वही प्रिंसिपल हो जाता है सेकंड ईयर के लिए, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल चेंज हो गया, 100 से 110 आ गया, अब 10% से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, तो 10% से बढ़ेगा, मतलब 110 का 10% 11 होता है, वो तो मुझे पता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब सेकंड ईयर में जो अमाउंट आएगा वो 110 में प्लस हो जाएगा, पहले 100 में प्लस हो रहा था, अब 110 में, तो ये क्या आ जाएगा 1 to 1 बन जाएगा, ठीक है अमाउंट। अब ये जो अमाउंट आया है सेकंड ईयर में वो क्या हो जाता है, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, 10% लगेगा। अब आप निकाल सकते हो 10% इसका क्या आएगा, इसका आएगा 10% 12.1 आएगा, ठीक है। इसको ऐड कर दोगे इसमें तो आ जाएगा कितना हमारा, करके देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, ध्यान से देखो, और हमेशा याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो देखो अगर हम लोग इस साल में कर रहे हैं, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पे कुछ आया क्या है। तो यहाँ पे एक मैसेज आया है कि आपका पूरा का पूरा भर गया है, जीबी पूरी भर गई है, तो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो ये हमेशा क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे इस साल का निकाल रहे हैं, इस साल का निकाल रहे हैं, थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं, तो पिछले वाले साल का जो हमारा अमाउंट आया है ना, ये जो पूरा अमाउंट आया है उस पे हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर पे निकालते हैं। तो ये चीज समझ में आया। अब देखो अमाउंट होता है प्रिंसिपल पे, जो इंटरेस्ट ऐड कर दो तो अमाउंट निकल आता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है इनका कंपाउंडेड, क्या सुनो, कंपाउंडेड एनुअली दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंपाउंडेड, देखो यहां पे लिखो, यहां पे लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली, ये देखो हाफ ईयरली होता है, कंपाउंडेड एनुअली होता है। अब देखो कंपाउंडेड एनुअली क्या कहता है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या कहता है। कंपाउंडेड, ध्यान से सुनना, एनुअली क्या होता है और हाफ ईयरली क्या होता है, हाफ ईयरली क्या होता है, और एक और होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली भी होता है, ठीक है। देखो एनुअली का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n होती है। ईयरली का क्या होता है, हाफ ईयरली का क्या होता है, A P प्लस R, P कह रहे हैं, ये देखो हमें अमाउंट मिलता है A इज इक्वल्स टू P 1, R रेट आधा हो जाता है अपॉन 100, और ये जो 2 होता है ये डबल हो जाता है, ठीक है। और क्वार्टरली में क्या होता है, जो अमाउंट मिलता है हमें वो P, सुनना ध्यान सुनना, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है P 1 प्लस R क्या हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है अपॉन 100, और यही जो 4 लिखा रहता है हमारा क्या हो जाता है, ये टाइम हमारा बढ़ जाता है, यही इससे 4n हो जाता है, ठीक है। टाइम जल्दी से देख लेते हैं, क्या बंद हो गया, क्या वीडियो नहीं बंद नहीं हुआ, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो यहां पे मुझे बताना है कि कंपाउंडेड एनुअली में ये जो n होता है ये नंबर ऑफ ईयर को बताता है, नंबर ऑफ ईयर्स को बताता है। ये जो यहां पे n होता है ये नंबर ऑफ हाफ ईयर्स को बताता है, हाफ ईयर्स कितने होंगे, और ये वाला जो n बताता है ये नंबर ऑफ 1/4 ईयर कितने होंगे, ठीक है। मतलब कि 3-3 महीने के कितने महीने होंगे ये बताता है। मतलब कह दो कि ये मतलब ये तो n तो नंबर ऑफ ईयर ही बताता है, ये 4n क्या बताता है, ये सॉरी यहाँ ये n नहीं, ये 2n क्या बताता है, n क्या बताता है, ये 2n बताता है हाफ ईयर, और 4n बताता है नंबर ऑफ क्वार्टर
ईयर्स बताता है कि एक साल में तीन महीने के बंटवारा होता है, क्योंकि तीन महीने पे इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे 6 महीने पे इंटरेस्ट लगता है, मतलब साल में 2 बार लगता है। यहाँ पे साल में 4 बार लगता है और यहाँ पे सिर्फ 1 ही बार लगता है। यहाँ पे इंटरेस्ट देख रहे हो ना, एनुअली में इंटरेस्ट जो आएगा, मतलब रेट जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। 10% पर एनम लिखा है तो यही लिख देंगे। बट अगर हमारा कह रहा है हाफ ईयरली कह रहा है तो रेट क्या हो जाता है, आधा। 10 है तो 5 हो जाएगा। अब यहां पे अगर ये है रेट क्वार्टरली में कह रहा है तो रेट क्या है, अगर 10 है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर पर एनम कह रहा है 10% पर एनम है तो ये रेट क्या हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा वो होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। बट यही चीज समझ लेना काफी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी होगी, तब आप क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करवा पाओगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखो, उसके एग्जांपल देखो, एक्सरसाइजेस देखो, तब आपको सारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिर्फ यही पढ़ लेना, थिंक एंड डिस्कस नॉट ओके फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज खत्म हो गया, चैप्टर 8। अब मिलेंगे हम लोग अपने अगली वीडियो में, वहां सॉल्व करेंगे कुछ अच्छी चीज। ठीक है, कुछ अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी अच्छी चीजें आपको समझ में आई होगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, अगर आपने इसको अच्छे से देखा है। तो मिलते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, और एक चीज याद रखो कि रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज करना भूल गए तो चाहे जितना पढ़ लो ना, याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।